नमस्ते छात्रों, आज हम इस वीडियो में निबंध लेखन किस तरह से किया जाता है यह देखने वाले हैं। देखो, निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। निबंध लिखते समय में कौन कौन सी बातों की और ध्यान देना चाहिए, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी देखो, सबसे पहले निबंध के विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाज़ा लग जाएगा। यदि वो अधिक लंबा जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दे को निकाल दे। देखो, सबसे पहले हमने निबंध के विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का हमें अंदाजा लग सकता है कि हमारा निबंध कितना बड़ा है और किस तरह से हमें वो लिखना है। यानी अधिक लंबा जान पड़े तो हमें जो हमारे कम महत्व के जो मुद्दे होते हैं उस मुद्दों को हम निकाल सकते हैं। इसलिए विषय पर विचार कर हमने रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। 2. निबंध का प्रारंभ आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय की व्याख्या देकर प्रारंभ करने से निबंध नीरस प्रतीत होता है। किसी उदाहरण, चुटकुले या कविता की पंक्ति से निबंध का प्रारंभ किया जा सकता है। देखो, निबंध का प्रारंभ आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए, ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। विषय की व्याख्या देकर प्रारंभ करने से निबंध नीरस होता है। देखो, विषयों की व्याख्या देने की जरूरत नहीं। व्याख्या दी तो वो जो निबंध होता है वो नीरस हो जाएगा। और किसी उदाहरण देकर, चुटकुले देकर, कविता की पंक्ति से निबंध का प्रारंभ किया जा सकता है। निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। निबंध में प्रस्तुत विचार स्पष्ट और सुलझे हुए हो। निबंधों को विषयांतर और पुनरुक्ति दोष से बचाए। निबंध के मध्य भागों के मुद्दों को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। मतलब निबंध के जो मुद्दे होते हैं, मध्य भाग होते हैं, उस मध्य भागों में जो विषय का प्रतिपादन होना चाहिए, ऐसे मुद्दे हमने निबंधों के मध्य भागों में लिखना चाहिए। निबंध में प्रस्तुत विचार, जो हम निबंध में प्रस्तुत विचार हमारे स्पष्ट और सुलझे हो। मतलब जो हम लिखते हैं तो हमारा विचार स्पष्ट होना चाहिए, सुलझे हुए हो। निबंध को विषयांतर या पुनरुक्ति दोष से बचाइए। ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि जो निबंध का विषय है उसी विषय के आधार पर हमने निबंध लिखना आवश्यक है। यानी निबंध लिखते समय विषयांतर हमने कभी भी नहीं करना चाहिए। 4. निबंध का अंत आकर्षक, स्पष्ट और भावपूर्ण होना चाहिए। निबंध का अंत जो होता है वो आकर्षक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। 5. निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद होने चाहिए। देखो, निबंध के जो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग जो मुद्दे होते हैं या मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद हमने करना चाहिए। और 6. अलंकार, मुहावरे, कहावतें, तुलना आदि के प्रयोग से निबंध का सौंदर्य
बढ़ाया जा सकता है। इनका प्रयोग उचित स्थान पर और उचित ढंग से होना चाहिए। देखो, निबंध लिखते समय अलंकार, मुहावरे, कहावतें, तुलना आदि के प्रयोग से निबंध का सौंदर्य बढ़ाया जा सकता है। मतलब क्या है, कभी कभी हमें बीच में मुहावरे हम लिख सकते हैं, कहावतें लिख सकते हैं, अलंकार का उपयोग हम कर सकते हैं, और इसी तरह से कि इनका प्रयोग उचित स्थान पर और उचित ढंग से होना चाहिए। मतलब आवश्यक है उसी जगह पर हमने ऐसे मुहावरों का, कहावतें का इस्तेमाल करना चाहिए। 7, वाक्य छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए। शब्दों की वर्तनी, स्पेलिंग शुद्ध होनी चाहिए। विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करना जरूरी है। भाषा व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए। लेखन शैली विषय के अनुरूप सरल और प्रभावमयी हो। देखो, निबंध लिखते समय जो वाक्य होते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए। ये भी बात हमने ध्यान में रखना आवश्यक है। शब्दों की जो वर्तनी है मतलब शुद्ध होनी चाहिए। जब हम लिखते हैं तो हमने शुद्ध लिखना चाहिए। और निबंध लिखते समय विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करना आवश्यक है। मतलब क्या है कि जब हम लिखते हैं तो हमें इकरा अवतरण चिन्ह कहाँ देना है, दोहरा अवतरण चिन्ह कहाँ देना है, स्वल्पविराम, अल्पविराम, पूर्णविराम हमें किस तरह से देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, ये भी आवश्यक है। और उसी तरह से जो विराम चिन्हों का यथास्थान हमने प्रयोग करना चाहिए। भाषा व्याकरण शुद्ध होना चाहिए। देखो, हमारी जो भाषा होती है कि व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध। लेखन शैली विषय के अनुरूप एक सरल होनी चाहिए, प्रभावमयी होनी चाहिए। इसी तरह से हमने निबंध लिखना आवश्यक है। अभी देखो, एक निबंध में आपको बता रहा हूँ कि बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। देखो, विषय क्या है निबंध का, बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। देखो, जिस प्रकार कमान से छूटा तीर, मुंह से निकली बात, डाल से टूटा पुष्प कभी अपने स्थान पर नहीं आता, उसी प्रकार बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। किसी ने ठीक ही कहा है, समय तथा समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इस संसार से सबसे अमूल्य वस्तु है समय। जो इसे नष्ट करता है वो स्वयं नष्ट हो जाता है। संसार की हर चीज़ को घटाया बढ़ाया जा सकता है पर समय को नहीं। समय किसी को अधीन नहीं रहता। और कबीर ने क्या कहा है, देखो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बोहरी करेगा कब। मतलब कबीरदास जी यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब क्या है कि कबीर यहाँ पर कहते हैं, या कबीर जी यहाँ पर कहते हैं, समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अब भी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। इस तरह से कबीर कहते हैं। संत कवि कबीरदास जी की उक्ति उचित ही है। समय अबाध गति से चलता रहता है। समय बहुत मूल्यवान है। गया हुआ वैभव वापस मिल सकता है पर बीता हुआ समय कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसीलिए समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। जो इसका सदुपयोग कर लेता है वही जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। समझदार लोग सदैव समय का सदुपयोग करते हैं। समय को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं। इतिहास साक्षी है, जो व्यक्ति समय को पहचानकर इसका सदुपयोग करता रहा
उसने बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की, वो उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। मैडम क्यूरी ने 20-20 घंटे प्रयोगशाला में परिश्रम किया, तब वे रेडियम की खोज कर पाई। हम गांधी जी, नेहरू, लेनिन आदि महापुरुषों का आदर करते हैं। ये सभी अपने कर्तव्य में लगे रहते थे। इन्होंने समय का मूल्य समझा और रात दिन कार्य किया। समय का सदुपयोग करके ही ये महान नेता बन सके। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति भविष्य में एक सफल नागरिक बनता है। अंततः जो भी समय मिले उसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे समय पर बोया गया बीज उचित फल देता है, वैसे ही समय पर किया गया कार्य भी उचित फल अवश्य प्रदान करता है। तो इसी तरह से बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता है।